आज के इस विश्लेषण में हम आधुनिक राजनीति के उस बड़े और छुपे हुए आर्थिक हिस्से का खुलासा करने वाले हैं जिसे आम भाषा में चुनावी अर्थशास्त्र और मुफ्त की रेवड़ियों का कल्चर कहा जाता है। हमने एक ऐसी बेहतरीन रिसर्च सोर्स का अध्ययन किया है जो चुनावों के पीछे चल रहे इस पूरे इकोसिस्टम का एकदम डेप्थ में जाकर पोस्टमार्टम करती है। तो आइए इस विश्लेषण के जरिए समझते हैं कि आखिर इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सरफेस के नीचे असल में क्या चल रहा है। चलिए सीधे डाटा से शुरुआत करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने हाल ही के बंगाल चुनावों में 510 करोड़ रुपए की जब्ती की थी। सोर्स के मुताबिक ये आंकड़ा अपने आप में एक अजीब सा दलदल है। अगर आम जिंदगी के हिसाब से देखा जाए तो ये रकम किसी पहाड़ जैसी लगती है, राइट? लेकिन इस राजनीतिक बाजार में जहां वोट्स की खरीद फरोख्त होती है, सोर्स का मानना है कि ये रकम तो बहुत ही मामूली है। असल में जितने बड़े पैमाने पर पैसा लगाया जा रहा है, ये उसका एक छोटा सा हिस्सा भर है। और हाँ, इस बाजार का स्केल सिर्फ कैश तक सीमित नहीं है। जरा कल्पना कीजिए, बंगाल और तमिलनाडु को मिला के 41,000 लीटर से ज्यादा शराब पकड़ी गई। सोर्स इस आंकड़े को सामने रखती है ताकि ये बताया जा सके कि नशे में धुत करके वोट खरीदने की ये कोशिश इस चुनावी मार्केट का सिर्फ एक सरफेस लेवल सच है। इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारा आज का यह एक्सप्लेनर इन 6 मुख्य बिंदुओं पर आधारित होगा। पहले हम टिप ऑफ द आइसबर्ग को देखेंगे, फिर लीगल फ्रीबी इकोसिस्टम को समझेंगे। इसके बाद ट्रू इकोनॉमिक कॉस्ट और स्टेट डेट ट्रैप पर चर्चा होगी। अंत में हम वोटर साइकोलॉजी को जानेंगे और स्मार्ट वेलफेयर और फ्रीबीज के बीच का अंतर समझेंगे। तो बढ़ते हैं पहले हिस्से की तरफ, द टिप ऑफ द आइसबर्ग। सोर्स का यहां सीधा सा तर्क ये है कि जो हजारों करोड़ों की जब्ती हम देख रहे हैं ना, वो असल में सिर्फ आइसबर्ग का एक छोटा सा हिस्सा है। जो पैसा अंधेरे में बिना किसी की नजर में आए लोगों के घरों तक पहुंच चुका है, उसकी तो हम बस कल्पना ही कर सकते हैं। और ये बात कितनी सच है, ये इस तुलना से साफ हो जाता है। पिछले एक दशक में ही ये समस्या कितनी बड़ी हो चुकी है, इसका आंकड़ा सच में चौंका देने वाला है। 2014 के चुनावों में जहां 1200 करोड़ रुपए जब्त हुए थे, वही 2024 आते आते ये आंकड़ा 10,000 करोड़ को पार कर गया, यानी सीधा 8 से 10 गुना का छलांग। सोर्स इस बात पर जोर देती है कि जब सिर्फ पकड़ा गया पैसा इतना बढ़ गया है, तो सोचिए जो पैसा सिस्टम में छुप के घूमा वो कितना बड़ा होगा। लेकिन असली दर की बात इलीगल कैश नहीं है। यहां आता है दूसरा हिस्सा, द लीगल फ्रीबी इकोसिस्टम। सोर्स विश्लेषण करती है कि जब ये लेने और देने का खेल चुनावी घोषणा पत्र के जरिए लीगल बन जाता है, तब सिस्टम को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये लीगल कैसे हुआ। सोर्स यहां 2013 के सुप्रीम कोर्ट के बालाजी जजमेंट का हवाला देती है। इसमें कहा गया था कि मैनिफेस्टो में किए गए वादे करप्ट प्रैक्टिस यानी भ्रष्ट आचरण के दायरे में नहीं आते, और बस यहां राजनेताओं को एक लीगल लूप होल मिल गया। अब बिना किसी चुनावी कानून को तोड़े मैनिफेस्टो में मुफ्त कैश बांटने का खुला वादा किया जा सकता है, जिससे बड़े ही आराम से एक डेमोक्रेटिक प्रॉमिस का नाम दे दिया जाता है। यहां सबसे दिलचस्प बात क्या है जानते हैं? भारत के 12 राज्य मिलकर हर साल 1,67,400 करोड़ रुपए अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर्स यानी मुफ्त कैश बांटने पर खर्च करने का वादा कर रहे हैं। महाराष्ट्र इसमें सबसे आगे है, 46,000 करोड़ के साथ। उसके बाद कर्नाटका 28,600 करोड़ और मध्य प्रदेश 18,600 करोड़ के साथ। एक बहुत बड़ी पूंजी सिर्फ और सिर्फ इस फ्रीबी इकोसिस्टम में लगाई जा रही है। तो अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, द ट्रू इकोनॉमिक कॉस्ट। जब लगभग 1.68 लाख करोड़ रुपए इस तरह बिना किसी शर्त के बांटे जाते हैं, तो देश के प्राथमिकताओं पर इसका क्या असर पड़ता है, आइए देखते हैं। सोर्स एक बहुत ही चौंका देने वाला तुलनात्मक आंकड़ा पेश करती है। देश की सुरक्षा और डिफेंस रिसर्च करने वाली अहम संस्था DRDO का पूरे साल का बजट करीब 26,800 करोड़ रुपए है, जबकि इन चुनावी फ्रीबीज का टोटल कमिटमेंट 1,68,400 करोड़ रुपए है। यानी जो पैसा देश की सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई टेक्नोलॉजी की रिसर्च में लगना चाहिए था, वो पैसा सीधे तौर पर सिर्फ इन चुनावी योजनाओं में उड़ाया जा रहा है। तो आखिर इस 1.68 लाख करोड़ का बोझ उठा कौन रहा है? जवाब है देश का टैक्स पेयर। भारत की आबादी का मुश्किल से 2 से 2.5% हिस्सा ही डायरेक्ट इनकम टैक्स भरता है। सोर्स एक बेहतरीन उदाहरण देती है, एक आम मेहनतकश इंसान जैसे कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो अपना टैक्स ईमानदारी से चुकाता है, उसके टैक्स का बड़ा हिस्सा सीधे तौर पर इन मुफ्त की योजनाओं को फंड करने में चला जाता है, और उसके बदले में उसे बेहतर रोड्स या हॉस्पिटल्स नहीं मिल पाते।
जब राज्यों के पास अपना खर्चा निकालने का पैसा नहीं होता, तब वे कर्जा लेते हैं। और यहीं से शुरू होता है चौथा हिस्सा, द स्टेट डेट ट्रैप। आइए इस स्ट्रक्चरल खतरे को समझते हैं जो कई राज्यों को भारी डेफिसिट में धकेल रहा है। इस समस्या को पूरी तरह समझने के लिए एक आर्थिक टर्म को समझना जरूरी है, डेट टू जीडीपी रेशियो। इसका सीधा सा मतलब है कि एक राज्य पर कुल कितना कर्जा है उसकी कुल आमदनी यानी जीडीपी के मुकाबले। सिंपल सी बात है, अगर राज्य की कमाई कम है और कर्जा लगातार बढ़ रहा है तो समझिए आर्थिक स्थिति बहुत खतरनाक हो जाती है। तो सबसे अहम मुद्दा ये है कि एनके सिंह कमेटी के मुताबिक राज्यों के कर्जे की सुरक्षित सीमा सिर्फ 20% होनी चाहिए, लेकिन सोर्स का डेटा बताता है कि आज भारत के 16 राज्य 30% के खतरे के निशान को पार कर चुके हैं। पंजाब जैसा राज्य तो 46% पर बैठा है, जो कमेटी की सुरक्षित सीमा से 2 गुने से भी ज्यादा है। ये अपने आप में एक भयंकर आर्थिक खतरा है। जब चुनावी वादे पूरे करने के लिए हद से ज्यादा कर्जा लिया जाता है तो नतीजा क्या होता है? सोर्स हमारा ध्यान श्रीलंका के हाल ही के संकट की तरफ खींचा है। 2019 में वहां कर्जा 91% था। 2021 आते आते वही कर्जा 119% हो गया और अप्रैल 2022 में श्रीलंका पूरी तरह से बैंकरप्ट हो गया। ये हमारे लिए एक चेतावनी है कि सब्सिडी और टैक्स कट जब आर्थिक लॉजिक के बजाय चुनावी फायदे के लिए चलाए जाते हैं तो उसका क्या अंजाम होता है। लेकिन इतना बड़ा खतरा होने के बावजूद ये मॉडल आखिर काम क्यों करता है? ये आता है हमारे 5वें हिस्से में, द वोटर साइकोलॉजी। यहां हम उस बिहेवियरल साइंस को समझेंगे जिसके कारण लोग एक ऐसे वादे को चुनते हैं जो उन्हीं के राज्यों को कर्जे में डुबा सकता है। साइकोलॉजी में इस तरह की सोच को हाइपरबॉलिक डिस्काउंटिंग कहते हैं। ये एक ऐसी मनोवैज्ञानिक बायस है जहां इंसान आगे आने वाले किसी बड़े फायदे के बजाय आज मिलने वाले छोटे फायदे को चुनना ज्यादा पसंद करता है। एक आम नागरिक जिसे रोजमर्रा के खर्चे देखने हैं, उसे 5 साल बाद बनने वाले एक नई आधुनिक हॉस्पिटल से ज्यादा आज हाथ में मिलने वाले 1500 रुपए ज्यादा प्रैक्टिकल लगते हैं। और राजनेता इसी मनोविज्ञान का पूरा फायदा उठाते हैं। परंतु इसका आर्थिक नतीजा बेहद गंभीर होता है। होता क्या है कि जब सरकार बिना कोई एसेट बनाए बस कैश बांटती है तो मार्केट में बिना बैकिंग के पैसा घूमने लगता है। स्टेप 2 में डिमांड अचानक बढ़ती है लेकिन गुड्स की सप्लाई वही रहती है और इसका नतीजा स्टेप 3 में निकलता है, भयंकर महंगाई यानी सिवियर इन्फ्लेशन। सोर्स कहती है कि जो 1500 रुपए आज फायदा लग रहे हैं वे महंगाई की वजह से आगे चलकर नागरिकों की खरीदने की क्षमता को ही तबाह कर देते हैं। यानी सच कहें तो जो मुफ्त में मिला असल में उसकी कीमत सबसे ज्यादा चुकानी पड़ती है। तो यहाँ एक सवाल आता है, क्या सरकार को सहायता देना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आखिरी हिस्सा इस मुद्दे को क्लियर करता है, स्मार्ट वेलफेयर वर्सेस फ्रीबीज। सोर्स इन दोनों के बीच का एक बहुत क्लियर फर्क पेश करती है। देखिए, एक तरफ है माइंडलेस फ्रीबीज जहां बिना किसी शर्त के कैश दिया जाता है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनता और जिससे इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ता है। दूसरी तरफ है स्मार्ट वेलफेयर। सिंगापुर के सीपीएफ मॉडल का उदाहरण देती है जहां लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट और हेल्थ केयर को सुरक्षित किया जाता है, या फिर स्वीडन जहां टैक्स के बदले लोगों को हाई क्वालिटी एजुकेशन और हेल्थ केयर मिलता है। असली विकास वहां होता है जहां फ्यूचर के लिए ठोस एसेट्स बनाए जाते हैं, ना कि सिर्फ आज के लिए कैश बांटा जाता है। इस पूरे विश्लेषण और इन आंकड़ों को समझने के बाद ये एक गहरा और आखिरी सवाल हम सबके सामने छोड़ता है, क्या मतदाता आज मिलने वाली मुफ्त की रेवड़ियों के बदले अपना आने वाला कल बेच रहे हैं? आर्थिक आंकड़े और ग्लोबल उदाहरण इसी तरफ इशारा करते हैं कि शॉर्ट टर्म लालच के लॉन्ग टर्म परिणाम बहुत भयानक हो सकते हैं। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसे सिर्फ सिस्टम पर नहीं छोड़ा जा सकता, बल्कि इस पर बेहद गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।